नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए भाग द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में से। आज मैं आपको बताता हूँ, आपके एक एकांकी है, कौन नाटक है, एकांकी है। तो पहले हम एक नाटक की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो एकांकियाँ जो मैंने तुम्हें आप लोगों को बताई है, उत्सर्ग एकांकी, तो हम दोनों बुक्स को साथ लेके चलते हैं। तो आज एक ऐतिहासिक नाटक है कोणार्क। कोणार्क जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, वहाँ जो घटनाक्रम हुआ था, उस इतिहास को नाटककार जगदीश चंद्र गुप्त ने संवेदनात्मक स्तर पर उकेरने की कोशिश की है। इसमें जो कलाकारों का दुख है, उसको बनाने वालों की जो संवेदनाएं हैं, उनको इस नाटक में स्थान दिया गया है। नाटक के बारे में जानने से पहले हम नाटककार के बारे में जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के संदर्भ में बात करते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में हुआ था। पिता शिक्षक थे और इनसे प्राप्त संस्कारों ने आपको लेखन की प्रेरणा दी। आपने हाई स्कूल के स्तर से ही जो है, जब आप पढ़ रहे थे तभी से नाटक लिखना, अभिनय करना, मंच की व्यवस्थाओं को संभालना आदि में रुचि लेना आरंभ कर दिया। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप आईएएस की परीक्षा में बैठे और सफल हुए। एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। आपने बिहार राज्य के शिक्षा सचिव, तिरहुत डिवीजन का कमिश्नर, आकाशवाणी के महानिदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव आदि राजकीय पदों पर सम्मानजनक रूप से काम किया है। वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए भी ये साहित्य सर्जन में संलग्न रहे हैं, यानी जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको करते हुए भी इन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ा था। आप 14 मई 1978 को इस संसार में सदैव के लिए विदा हो गए हैं और हिंदी साहित्य को जो क्षति हुई है उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। आपके जो प्रमुख नाटक हैं, देखिए, भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ था। ओ मेरे सपने 1950 में हुआ। शारदिया 1959 में आई। इससे पहले इन्होंने एक महत्वपूर्ण नाटक लिखा जिसको हम पढ़ेंगे, कोणार्क, वो 1951 में लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देखिए। 10 तस्वीरें 1962 में प्रकाशित हुई। परंपराशील नाट्य 1968 में प्रकाशित हुआ। पहला राजा 1970, जिन्होंने जीना सीखा 1972 में प्रकाशित हुआ है। तो ये इनके ये प्रमुख नाटक हैं जिनमें आपको पूछा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के बारे में बताइए, कौन कौन से नाटक लिखे हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम जो इनका नाटक है कोणार्क, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले जो नाटक के जो पात्र हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं, उनसे रूबरू करा देता हूं। सूत्रधार, जिनसे नाटक शुरू होता है, जिनसे सूत्र मिलता है, जिससे प्रसंग और संदर्भ मिलता है, तो एक सूत्रधार नामक एक पात्र है जो
उपक्रम करता है, उपसंहार करता है और उपकथनों के वृंद वार्तिक है, कहने वाला है। विशु ये मुख्य पात्र है, उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता है। धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है। नरसिंहदेव उत्कल नरेश का राजा है। चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्य है। सौम्य श्रीदत्त विशु का मित्र और मंदिर का नाट्याचार्य है। राजीव मुख्य पाषाण कोर्तक कहते हैं उकेरने वाले को। शिवालिक चालुक्य का दूत है। महेंद्र वर्मन नरसिंहदेव का रेशाधिकारी है। इसके अलावा भास्कर, गजाधर, अन्य शिल्पी, प्रतिहारीगण, सैनिक, पहली याचिका, दूसरी याचिका, इस तरह से इनके ये पात्र हैं। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो विशु है। और जो मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आई थी और इतना सुंदर जो मंदिर बनाया था उसका कैसे विध्वंस अपने हाथों से ही करना पड़ा, ये इस नाटक की त्रासदी है। इसके थोड़े कथानक के बारे में जान लेते हैं। कोणार्क का कथानक 3 अंकों में विभाजित है, यानी इसमें 3 अंक हैं। प्रथम अंक में कोणार्क मंदिर के कक्ष में एक जो महाशिल्पी विशु को मंदिर के मुख्य भाग विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है। मंदिर सर्वांग सुंदर बना है, परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है। विशु की इस चिंता व द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धर्मपद सहायक बनता है। द्वितीय अंक में उसी कक्ष का दृश्य है। उत्कल नरेश आकर कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं, जिसका सच्चा अधिकारी विशु धर्मपद को बताता है। उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मानजनक पद धर्मपद को दिया जाता है। नरसिंह के समक्ष महामात्य राजराज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है। जो यहाँ के महाराजा हैं उनके सामने जो उनका जो महामात्य महामंत्री है राजराज, इनके जो अत्याचार हैं उनकी कहानी इनके सामने आती है। इसी स्थान में महाराज को महामात्य चालुक्य राजराज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है और कोणार्क की रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देखकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंता मुक्त करता है। तृतीय अंक है बहुत ही मार्मिक है। त्रासदपूर्ण घटनाओं और विषम परिस्थितियों से गुजरकर समाप्त होता है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विशु का जो द्वंद्वपूर्ण होना और उसके पश्चाताप का चरम उत्कर्ष है, वह अंततः बहुत प्रयत्न करने पर भी धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में राजराज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए स्वयं जो विशु है शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। राजराज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्मपद के पास चला जाता है। आपके जगदीश चंद्र माथुर के जो एकांकी हैं जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते हैं। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्यम वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। आपके पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं को अंकित करने में आपको पूरी सफलता प्राप्त हुई है। आपकी जो शैली है वो मंजी हुई है। कथोपकथन सुगठित और सजीव हैं। कथोपकथन के माध्यम से आप पात्रों की मानसिक छोटी छोटी जो मानसिक अदाएं हैं, मानसिक जो क्रियाएं हैं, उनको व्यक्त करते हैं। कथोपकथन वातावरण के अनुकूल है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोणार्क नाटक, उसके पात्र, उसमें कितने अंक हैं, किस किस अंक में क्या कथा है, कौन कौन से पात्र हैं, वो आपने देखें। तो एक भूमिका के रूप में जो हम आगे कोणार्क के जो नाटकीय तत्व हैं उनके आधार पर जब समीक्षा करेंगे तब वहाँ आपको इन चीज़ों को, इन बातों को पकड़ करके रखना है और उसको समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो कोणार्क नाटक है उसके जो तात्विक विवेचना है उसके आधार पर हम इसकी विवेचना करेंगे और कला तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। नमस्ते।